हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग भाई। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं हमारी एप्लीकेशन पर, वेदर अमित खांडल क्लासेस और AIR1CA ऐप, और यूट्यूब पर भी हमारे 3 लेक्चर डियर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं फॉर योर 2021 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 4 आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं GST के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको GST की क्रेडिट कैसे लेते हैं उसके बारे में बताया था कि ये जो GST है भाई, इसका क्रेडिट मिलता कैसे है। ये सारी बात डियर मैंने आप लोगों को बताई थी और मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था। मैंने पूरे इंडिया का आप लोगों को चक्कर लगवाया था डियर, चक्कर, एक पूरा सर्किल बनाया था हमने कि देखो जी, गुड्स महाराष्ट्र से चला, हरियाणा पहुंच गया, हरियाणा से अंडमान, मान या मत मान, मैं हूं अंडमान, और फिर वो अंडमान से दोबारा अंडमान में सेल हुआ, फिर वो दमन चला गया और दमन से दोस्तों उसकी यात्रा खत्म होती है महाराष्ट्र में। जैसे जैसे गुड्स का मूवमेंट होता चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे गुड्स का मूवमेंट होता चला जाएगा, क्रेडिट पास ऑन होती चली जाएगी। और फाइनली क्रेडिट कब बुक होती है दोस्तों? जब कंज्यूमर उस गुड्स को परचेज कर लेता है, राइट। और जिस स्टेट में कंज्यूमर होता है उस स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। कौन सा स्टेट रेवेन्यू कमाएगा भाई? जहां खाने वालों के नंबर से ज्यादा है। अब वो स्टेट कम तरक्की करेगा जहां कमाने वाले ज्यादा हैं। वो स्टेट जो कंज्यूमिंग स्टेट है, अगर हमारी कंट्री में बिहार जैसा स्टेट कंज्यूमिंग स्टेट है तो वो अब ज्यादा रेवेन्यू कमाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें हमारी लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट हो गई थी। आज मैं लेक्चर नंबर 4 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, बहुत छोटा सा, इट इज अ स्मॉल इलस्ट्रेशन, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आपको इसे नोट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, केवल इसको वॉच करना है, राइट। इसमें मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताऊंगा। एक प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं प्रेजेंट करूंगा। इसको नोट डाउन नहीं करना है, केवल आप लोगों को वॉच करना है। अच्छा सर, क्या है ये इलस्ट्रेशन? ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखो जी, सबसे पहली बात देखो, इस एग्जाम्पल में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंच जाता है। सबसे पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल आज की क्लास में हम लेना चाहते हैं, दैट इज इन रिलेशन टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है दोस्तों? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। जब हम कोई सप्लाई स्टेट के अंदर करेंगे तो वो इंट्रा होती है। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि इंट्रा पर क्या लगाया जाता है? CGST, SGST। जितना CGST लगेगा उतना ही SGST भी लगेगा। इट इज इक्वल रेट माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को करके देखते हैं। एक बार आपके माइंड में डियर एक पिक्चर बन जाएगी, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाएगा आपके माइंड में डियर। फिर मैं आज आप लोगों को नोट्स भी बताऊंगा, नोट्स भी लिखवाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो डियर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई कर दी। अच्छा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई कर दी। सर, किसकी सप्लाई कर दी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को? इट मे बी गुड्स, इट्स मे बी सर्विस, डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स, कोई डिफरेंस नहीं है। वेदर गुड्स हो या वेदर सर्विस हो, नो डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, उसकी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 10,000 है। दोस्तों, केवल वॉच करना है आप लोगों को, नोट नहीं करना, वॉच करना है, राइट। इट इज अ ओनली बेसिक एग्जांपल। सपोज करो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एक ही स्टेट के हैं, सप्लाई जो हुई है वो सेम स्टेट में हुई है और उसका वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स 10,000 रुपीज, और CGST का रेट भी 9% है
और SGST का रेट भी 9% है, राइट। तो यहां पर दोनों जगह 900 लगेगा और जो टोटल बिल बनेगा, टोटल बिल, वो टोटल बिल कितने रुपए का बनेगा? 11,800 का, 11,800 रुपए का टोटल बिल बनेगा। जब ए सप्लाई देगा मिस्टर बी को तो टोटल बिल 11,800 रुपए का बनने वाला है, राइट। ओके ओके सर। अच्छा सुनो डियर, मैं एक छोटी सी रेवेन्यू टेबल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए ने बी से 11,800 कलेक्ट किया होगा, राइट? हाँ सर। अब ए क्या करेगा दोस्तों, ए क्या करेगा, जब वो कलेक्ट करेगा तो वो 900 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और 900 उस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को देगा जहां पर सप्लाई हुई है। तो ए के पैसे तो भाई 10,000 ही हैं, ये 900 तो पराया धन है ना, मतलब ये अपना नहीं है डियर, किसी और का है, गवर्नमेंट का ये है। तो आप बी से ले तो लोगे लेकिन गवर्नमेंट को जमा कराओगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ए ने 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दिए और 900 स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा दिए। दोस्तों बताओ बर्डन किसके ऊपर आया? सर बर्डन तो बी पर ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। जमा ए कराएगा लेकिन बर्डन बी पर आएगा। ओके सर बिल्कुल सही बात है। ये देखो रेवेन्यू टेबल देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना कितना रेवेन्यू हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, जब ए ने बी को सप्लाई करी तो 900 पहुंच जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 900 पहुंच जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। दोस्तों ये बेसिक बातें हैं यार, स्टार्टिंग है, एक बार समझ लो फिर अपन एडवांस चीजों में चलेंगे, राइट। ये बेसिक एबीसीडी है जी, मैं ऐसा मानकर पढ़ा रहा हूं जी आपने लाइफ में पहली बार जीएसटी पढ़ना स्टार्ट किया है, हो सकता है आपने पहले पढ़ाओ, राइट। बिल्कुल सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर आगे कैसे बढ़ते हैं? ऐसे बढ़ते हैं कि फिर बी बोला मैं ये प्रोडक्ट सी को सप्लाई करूंगा, मतलब बी इज नॉट अ कंज्यूमर, बी उसकी फर्दर सप्लाई कर रहा है। किसको कर रहा है फर्दर सप्लाई? सी को कर रहा है। अच्छा बी ने जब सी को सप्लाई करी तो बी बोला मैं उसमें वैल्यू एडिशन करूंगा 20%। बात भी सही है। अरे भाई बी के छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे समझते हो? हाँ जी घर पे होते हैं ना छोटे छोटे। तो बी ऐसा थोड़ी है कि जितने का गुड्स लाया है 10,000 का 10,000 का तो वो उसका फर्दर सप्लाई 10,000 में करेगा। नो, वो उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, राइट। कितना वैल्यू एडिशन करेगा? 20%, क्योंकि उसके छोटे छोटे हैं भाई, पापी पेट का सवाल है, प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो मिस्टर बी ने क्या किया कि ये जो 10,000 वैल्यू थी ना 10,000, इसमें 20% अपना वैल्यू एडिशन कर लिया उसने और वो मिस्टर सी को इसकी फर्दर सप्लाई कितने में कर रहा है? 12,000 में कर रहा है, 12,000 रुपए में वो उसकी सप्लाई कर रहा है। और वो उस 12,000 पर क्या लगाने वाला है? सीजीएसटी, सीजीएसटी लगाने वाला है एट द रेट ऑफ 9%, एट द रेट ऑफ 9%। तो 9% कितना बनेगा जी? 1080, 1080। और एसजीएसटी भी 9%, इट इज ऑल्सो 1080, है ना। तो 1080 सीजीएसटी, 1080 एसजीएसटी। तो टोटल प्राइस बी सी से कितना लेगा? 14,160। अब मुझे एक बात बताओ, बी ने सी को बेचा, इट इज ऑल्सो सेम स्टेट, राइट, इट इज ऑल्सो सेम स्टेट, इट इज ऑल्सो इंट्रा सप्लाई। तो बी क्या करेगा? बी को सी से 1080 मिलेंगे, है ना, फॉर सीजीएसटी। लेकिन दोस्तों बी ऑलरेडी ए को 900 पे करके आया है। अरे भाई बी ने सी से 1080 कलेक्ट कर लिए, आई एग्रीड, लेकिन बी ने ऑलरेडी 900 का बर्डन बियर किया है भाई परचेज पर। तो वो 900 का
क्रेडिट लेगा दोस्तों। क्या लेगा दोस्तों? 900 का क्रेडिट लेगा। तो 1080 में से हम 900 का क्रेडिट लेंगे तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 180। तो सीजीएसटी को पे करने के लिए हम सीजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं, तो हमें फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को 180 पे करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों हमें सी से 1080 एसजीएसटी मिला, तो इसको पे करने के लिए जो हम ऑलरेडी टैक्स देकर आए हैं उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा। हमें 900 का क्रेडिट यहां पर मिल जाएगा दोस्तों। हमें फाइनली स्टेट गवर्नमेंट को 180 पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा जी? 180 पे करना पड़ेगा। आई थिंक दोस्तों आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। सर हम आपकी बात को बहुत जोर से समझ गए हैं, राइट। और हम क्वेश्चन में हर जगह 9% रेट मानकर चल रहे हैं फॉर ईच सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर एक बार रेवेन्यू टेबल देखो, ये देखो, बी ने जब सी को सप्लाई करी, बी ने जब सी को सप्लाई करी तो उसने 180 सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दिया और 180 स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिला जी? 1080। और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना रेवेन्यू मिला? 1080। आई थिंक दोस्तों ये इलस्ट्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं थी, बिकॉज इट इज इंट्रा सप्लाई, राइट, इट इज इंट्रा सप्लाई। अब जो इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं उसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, राइट, उसमें थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा? माइंड लगाना पड़ेगा। ओके सर, हमारे अंदर बहुत सारा माइंड है, हम थोड़ा सा लगा देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि बाकी माइंड तो हम और चीजों में लगाते हैं जो हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। ओके लगाओ, चलो भाई थोड़ा सा तो लगाओ, इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना आपसे। चलो इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इंटर स्टेट सप्लाई। दोस्तों ये जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है इसमें भी हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं, राइट, इसमें भी हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं। द सप्लायर वुड चार्ज आईजीएसटी। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब जब इंटर सप्लाई होगी तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, है ना? क्या लगेगा? आईजीएसटी, बिकॉज हम आउटसाइड द स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? आईजीएसटी लगाएंगे, राइट। यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, अब सुनो, जैसे मान लो ये है मिस्टर एक्स। सर मिस्टर एक्स कहां का है? स्टेट 1 का है। अच्छा, और ये है मिस्टर ए, ये भी कहां का है? स्टेट 1 का है। एक्स ने प्रोडक्ट ए को बेचा, दोनों स्टेट 1 के हैं डियर, सप्लाई भी स्टेट 1 में हुई है। बोलो बोलो ये क्या है? सर ये इंट्रा सप्लाई है, ये इंट्रा है। रुक जाओ डियर, इंटर भी लाऊंगा जभी तो मजा आएगा। अरे जभी तो मजा आएगा, एक बार पहले इंट्रा करते हैं। सपोज डियर वैल्यू वही 10,000 है, वेदर गुड्स हो या सर्विस हो, की फर्क पैंदा है जी, की फर्क पैंदा है। वेदर गुड्स हो या सर्विस हो, इट इज 10,000, वैल्यू 10,000 है। क्या लगाओगे? सीजीएसटी लगाएंगे 9%, एसजीएसटी भी लगाएंगे 9%, 900। ओके सर, तो टोटल प्राइस हम कितनी चार्ज करेंगे दोस्तों? सर हम टोटल प्राइस चार्ज करेंगे 11,800, हम 11,800 का बिल बनाएंगे, राइट। तो एक्स ने बर्डन किस पर डाला? ए पर डाला, उसको ए से 11,800 मिलेगा, लेकिन एक्स क्या करेगा भाई? 900 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा, 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराएगा। मैं आपको रेवेन्यू टेबल दिखाऊं? हाँ सर दिखाओ ना। ये देखो, ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और ये है हमारी स्टेट 1 वाली गवर्नमेंट।
अभी हम स्टेट 2 की बात नहीं करेंगे डियर, रुक जाओ। तो ये देखो पहला ट्रांजैक्शन हुआ है X2A। दोस्तों मैं इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो भाई जीएसटी कैसे काम करता है। तो जब सप्लाई X से मिस्टर A को होगी तो 900 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 900 जाएगा स्टेट 1 के पास। आई थिंक दोस्तों यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। बिल्कुल जी आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुनना डियर, मेरी बात सुनना। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, अब एग्जाम्पल में ट्विस्ट आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा डियर, ध्यान से सुनिएगा। राइट, अब ये गुड्स पहुंच गया है मिस्टर ए के पास, है ना, और मिस्टर ए कहां का है सर, स्टेट 1 का है। मिस्टर ए ने इसकी सप्लाई मिस्टर बी को कर दी और मिस्टर बी भी कहां का है सर मिस्टर बी भी स्टेट 2 का है। स्टेट 1 से सप्लाई स्टेट 2 में हो रही है। बोलो बोलो ये कौन सी सप्लाई है सर, ये इंटर सप्लाई है। अच्छा, इंटर सप्लाई पर क्या लगेगा दोस्तों, IGST लगेगा। लेकिन ए बोला मेरे भी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे समझते हो ना अब क्या होते हैं छोटे छोटे, हाँ भाई उनका भी तो खर्चा कुछ करना पड़ेगा। तो ए ने बोला मैं जब बी को सप्लाई करूंगा ना मैं उसमें 20% वैल्यू एडिशन करूंगा। कर लो वैल्यू एडिशन। तो 10,000 की वैल्यू का गुड्स या सर्विस वॉट एवर द केस वो 12,000 में सप्लाई करेगा 20% वैल्यू एडिशन करने के बाद, और वो 12,000 पर दोस्तों IGST लगाएगा। कितना लगाएगा IGST, 18% लगाएगा, 18%। अगर 9% CGST है और 9% SGST है दोस्तों तो IGST लगेगा 18%, 18%। तो 12,000 का 18% कितना होता है, 2160। राइट सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दोस्तों। आप मजे लो यार, जब आप मजे लेकर पढ़ाई करते हो ना, सच बता रहा हूं इस माइंड में सब कुछ सेट होता है। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपके माइंड में आईडीटी बिल्कुल सेट होने वाली है। बस आप यार ऐसे ही कनेक्टेड रहो, सच बता रहा हूं आपको। मुझे बताओ दोस्तों, ए बी से जब बिल बनाएगा तो कितने पैसे लेगा, 14,160। राइट, और क्या चार्ज करेगा, IGST। अब यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा डियर, यू शुड बी अटेंशन। सुनो मेरी बात सुनो डियर, हम IGST लेंगे किससे, बी से। ए बी से क्या लेगा, IGST। दोस्तों आई जो होता है ना उसमें सी भी होता है, एस भी होता है। ये बात मानते हो ना आप, हाँ सर हम ये बात बहुत जोर से मानते हैं। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, क्या IGST को पे करने के लिए जो हमने सी और एस ऑलरेडी पे किया था उसकी क्रेडिट ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये IGST किसके पास जाएगा, सर एक बार IGST का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। बिल्कुल सही बात है। और आपने पढ़ा था डियर लास्ट क्लास में कि IGST अगर आपको पे करनी है on your outward supply because that is your liability, you can utilize the credit of CGST plus SGST। दोस्तों आप CGST और SGST की क्रेडिट ले सकते हो, हां जी ले सकते हैं। तो ले लो, C की क्रेडिट 900 ले लो, आपने पे किया है भाई। S की क्रेडिट 900 ले लो, आपने पे किया है, यूटिलाइज कर लो उसको। कर लिया सर। और 360 आप कैश पे कर दो, कैश। कैसे, ऐसे कैश पे कर दो 360। किसको पे करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये पैसा आप किसको पे करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि IGST पूरी मनी किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हमने आई को पे करने के लिए सी और एस का क्रेडिट ले लिया। दोस्तों ये IGST एक ऐसी चीज बनाई है इंटीग्रेटेड कि पूरे इंडिया में कहीं से भी गुड्स की सप्लाई लो या दो, डजंट मैटर,
You are always eligible to take the credit. You are always eligible to take the credit. No cascading effect, right? अच्छा सर, एक बार रेवेन्यू टेबल देखते हैं। लो, आपको रेवेन्यू टेबल दिखा देता हूं, ये देखो। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, आगे सुनो डियर, ये देखो। अब सप्लाई ए किसको कर रहा है? ए सप्लाई किसको कर रहा है दोस्तों? ए सप्लाई कर रहा है बी को, राइट? और आप देखोगे कि जब ए ने बी को सप्लाई करी तो ए ने 360 कैश जमा कराया। किसको कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट? और आगे सुनो डियर, वो जो SGST आपने स्टेट 1 को दिया था ना, वो स्टेट 1 के अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब हम SGST की क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेंगे IGST पे करने के लिए। तो दोस्तों, ये 900 स्टेट 1 की झोली में से, झोली, उसकी पॉकेट में से सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में आ जाएगा, राइट? तो स्टेट 1 के पास रेवेन्यू हो जाता है 0। स्टेट 1 सोच रहा था वाओ मेरे को मिल गए 900, नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों फाइनल रेवेन्यू किस स्टेट को मिलेगा? जहां पर कंज्यूमर होगा। अरे जहां पर कंज्यूमर होगा फाइनल रेवेन्यू उसी स्टेट को मिलने वाला है। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इकट्ठे हो जाते हैं 2160 और इन द नेम ऑफ IGST। दोस्तों CBI में चला गया, SBI में चला गया, 360 हमने कैश भी आई में पे कर दिया। फाइनली डियर, अभी तक की सिचुएशन अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2160 पड़ा है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2160 को होल्ड किया हुआ है इन व्हाट स्टेटस? IGST। आई थिंक दोस्तों यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सर बिल्कुल आ गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर आगे बताओ क्या है नेक्स्ट पॉइंट? सुनना। अब ये गुड्स किसके पास आ गया? मिस्टर बी के पास। दोस्तों अब ये गुड्स मिस्टर बी के पास आ गया और बी कहां का है? स्टेट 2 का है डियर। बी, क्योंकि ए स्टेट 1 का था तो ए ने स्टेट 2 वाले बी को सप्लाई करी। अब गुड्स किसके पास है? मिस्टर बी के पास है। मिस्टर बी कहां का है? स्टेट 2 का है। बी ने सप्लाई किसको दे दी? सी को दे दी। सी कहां का है? सी भी स्टेट 2 का है। अच्छा, मैं भी स्टेट 2, तू भी स्टेट 2, आजा। मुझे बताओ डियर, ये ट्रांजैक्शन को आप क्या बोलोगे? इंटर बोलोगे, इंट्रा बोलोगे? फटाफट बोलो यार, इंटर बोलोगे, इंट्रा बोलोगे? सर इंट्रा बोलेंगे। अच्छा, इंट्रा पे क्या लगेगा? सर इंट्रा पे लगता है CGST, SGST। बहुत बढ़िया। बी बोला मेरे भी छोटे छोटे हैं। डू यू नो छोटे छोटे? हाँ सर वो बात की बात है, छोटे छोटे। तो बी बोला मैं भी वैल्यू एडिशन करूंगा 20%। ऐसे थोड़ी है कि 12,000 में लाया 12,000 में तो मैं आगे फर्दर सप्लाई भी 12,000 कर दूं। नो, हम उसमें 20% वैल्यू एडिशन करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इस 12,000 में जब आप 20% वैल्यू एडिशन करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 14,400, 14,400 रुपया, राइट? ओके। अब इंट्रा सप्लाई है तो हम क्या लगाएंगे जी? सर हम उस पे CGST और SGST लगाएंगे, है ना? हम क्या लगाएंगे? CGST, SGST। CGST 9%, SGST भी 9%, बोथ आर 9%। ओके सर, तो यहां भी 1296, यहां भी 1296, दोनों जगह पर 1296।
तो टोटल प्राइस क्या होगी 16,992। दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बी सी को कर रहा है, टोटल बिल बनेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, बी ने सी से सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट कर लिया बिकॉज इंट्रा सप्लाई थी, राइट। बी ने सी से सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट कर लिया बिकॉज ये इंट्रा सप्लाई थी। लेकिन दोस्तों याद करो, मिस्टर बी जब इनवर्ड सप्लाई लेकर आया होगा तो उसने आईजीएसटी पे किया था। आपकी इनवर्ड सप्लाई पर आईजीएसटी लगा है, कितना लगा है, कितना लगा डियर, ये देखो सर आईजीएसटी लगा 2160। और जब आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, मिस्टर बी सी को आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, सेल को आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं डियर, परचेज को इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, राइट। सीजीएसटी है 1296, एसजीएसटी है 1296, ये आपने कलेक्ट किया है। दोस्तों बताओ क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो आईजीएसटी बनाया है भाई, इसीलिए तो आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, क्योंकि आईजीएसटी में सी भी है एस भी है, आपस में मैचिंग हो जाती है डियर। तो आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर लो भाई, कर लो। कैसे करेंगे सुनो। अच्छा एक बात और बताओ यार, जब आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करोगे तो पहले एस से करोगे या सी से करोगे? सर आईजीएसटी सेंट्रल के पास है, सीजीएसटी भी सेंट्रल के ही पास जाना है, तो पहले क्यों ना सीजीएसटी से ही करो। हाँ फिर बच जाता है तो एसजीएसटी से कर लेंगे, लेकिन सर पहले तो सी से ही करेंगे ना, क्योंकि वो भी सेंट्रल के पास जाना है और आईजीएसटी भी सेंट्रल के पास है। ओके चलिए देखते हैं, ये देखो हमको सीजीएसटी पे करना है 1296 और हमने आईजीएसटी जो हम ऑलरेडी पे करके बैठे थे 2160 का, उसमें से हमने 1296 की क्रेडिट ले ली, राइट। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी फिलहाल कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी डिपॉजिट था, उससे हमने सीजीएसटी को एडजस्ट करा दिया। लेकिन दोस्तों हमें एसजीएसटी भी पे करनी है। अच्छा ये एसजीएसटी कौन सी स्टेट को मिलेगा? सर कंज्यूमिंग स्टेट। हु इज कंज्यूमिंग स्टेट इन दिस इलस्ट्रेशन? स्टेट नंबर 2, क्योंकि जो सी है ना, सी फाइनल कंज्यूमर, वो कौन से स्टेट का है? सर वो स्टेट नंबर 2 का है। वो कहां का है? स्टेट नंबर 2 का, राइट। तो स्टेट 2 का जीएसटी 1296 बनता है। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ उस 1296 को पे करने के लिए क्या आईजीएसटी का क्रेडिट यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? देखो हमारा आईजीएसटी का टोटल क्रेडिट 2160 था, राइट। उसमें से हमने 1296 तो एडजस्ट कर लिए सीजीएसटी को पे करने के लिए, तो कितना आईजीएसटी का क्रेडिट बच गया? 864 बच गया, 864 बच गया। तो हम एसजीएसटी कितना पे करेंगे कैश में? 432 पे करेंगे, 432 पे करेंगे, ये हम कैश पे करेंगे डियर। सर ये कौन सी गवर्नमेंट को? स्टेट 2 को पे करेंगे, स्टेट 2 को। दोस्तों रेवेन्यू टेबल से बात और बढ़िया समझ में आएगी, दिखा देता हूं, चलो रेवेन्यू टेबल से मजा आ जाएगा आपको। देखो यहां तक हो गया था, स्टेट गवर्नमेंट 2160 लेकर बैठी थी, स्टेट 1 का रेवेन्यू खत्म हो गया था, स्टेट 1 ने अपना अमाउंट
सेंट्रल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ये इंटरनल ट्रांसफर होता है डियर। स्टेट वन सोच रहा था जी रेवेन्यू हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं मिला डियर, जीरो मिला। स्टेट वन का रेवेन्यू सेंट्रल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया आईजीएसटी के नाम से, राइट। अब सुनो, अब सप्लाई कौन कर रहा है? बी कर रहा है डियर, बी। बी किसको कर रहा है? सी को कर रहा है। बी किसको कर रहा है? सी को कर रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, बी सप्लाई सी को कर रहा है, राइट। और वो स्टेट टू को 432 रुपए देगा कैश। लेकिन एक बात बताओ, रेवेन्यू तो ये बनी ना, सीजीएसटी भी 1296 और एसजीएसटी भी 1296। अच्छा, तो सोचो डियर, सेंट्रल का रेवेन्यू भी 1296 होना चाहिए और स्टेट का रेवेन्यू भी 1296 होना चाहिए, जब भी तो इक्वल होगा। अब सुनो कैसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लेकर बैठी है 2160 का, एग्रीड? हां सर। तो दोस्तों सेंट्रल का जो सीजीएसटी बनता है वो तो 1296 ही बनता है ना। तो सेंट्रल जब सीजीएसटी को बुक करेगी फाइनली 1296, तो सेंट्रल के पास 864 का एक्सेस क्रेडिट पड़ा है, मतलब एक्सेस अमाउंट पड़ा है। वो अमाउंट उसे स्टेट टू को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों स्टेट टू का भी तो रेवेन्यू 1296 होगा। तो हम स्टेट टू को ये कहेंगे कि स्टेट टू आप सेंट्रल से इधर ट्रांसफर करा लो 864, क्योंकि ये आईजीएसटी का अमाउंट ज्यादा पड़ा था, ये पूरा सेंट्रल का नहीं था डियर। और स्टेट टू को हमने कैश भी पे कर दिया 432। तो आप देखोगे डियर, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है 1296 और स्टेट टू को भी रेवेन्यू होता है 1296। क्योंकि डियर ये जो 864 की क्रेडिट ली है ना आपने एसजीएसटी को पे करने के लिए, ये आपने आई की क्रेडिट ली है, और आई किसके पास था? सेंट्रल के पास। इसका मतलब सेंट्रल इंटरनली स्टेट टू को 864 ट्रांसफर करेगा। ऐसा होता है डियर, क्योंकि आईजीएसटी पूरा एक बार सेंट्रल के पास जाता है, क्योंकि पता नहीं है ना सेंट्रल को कि फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट कौन है। तो अब तो पता चल गया ना भाई, हु इज द फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट? स्टेट नंबर 2। तो फाइनली डियर ये जो 864 है ना, ये स्टेट नंबर 2 को ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टेट नंबर 2 का रेवेन्यू हो जाएगा 1296 और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो जाएगा 1296 और स्टेट वन को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो आई थिंक दोस्तों आपको इन दोनों इलस्ट्रेशन से ये सीखने को मिला होगा कि कैसे जीएसटी वर्क करता है, राइट। कैसे जीएसटी वर्क करता है, ये कोई नोट डाउन करने वाली बात नहीं थी। अब मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करनी है अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। चलिए जी, अब हम कुछ नोट डाउन करने वाली बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, सब लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो। ओके, अब हम कुछ राइट डाउन करेंगे। चलिए जी, तो सब लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो। और आई थिंक दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कंफ्यूजन रहता है तो डियर ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज जरूर करें, आपके सभी डाउट्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हमारा चैट ग्रुप है जहां सभी स्टूडेंट्स कनेक्टेड होते हैं टैक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब कुछ बातें डियर नोट करो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखाने वाला हूं, सुनिए। चलो जी लिखते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को लिखनी है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
दोस्तों मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखाने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पूरे जीएसटी में बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है डियर जो आपके काम आने वाली है। अच्छा, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट करा रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग इज कवर्ड, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। राइट? ओके सर, पहली डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग, गुड्स। द फर्स्ट डेफिनेशन इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स क्या होता है? सर सेक्शन नंबर भी याद करने पड़ते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है डियर सेक्शन नंबर याद करने की। आपको बहुत लोग कहेंगे सेक्शन नंबर याद करो, फाइनल का एग्जाम है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अरे भाई, मैंने इसका लाइव टेस्ट आपको मेरे YouTube चैनल पर AIR1 अजय अग्रवाल की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी इसी इनडायरेक्ट टैक्स की मैंने वीडियो बनाया था, आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको। आप अजय अग्रवाल के नाम से सर्च करोगे, मैंने वीडियो बनाया था डियर, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो हमने इंस्टीट्यूट से मंगवाई थी, और मैंने उसमें दिखाया है बच्चों को कि सेक्शन नंबर नहीं है फिर भी फुल मार्क्स मिले हैं। तो इससे यह प्रूव होता है डियर कि सेक्शन नंबर लिखना जरूरी नहीं होता, यह केवल एक भ्रम है, भ्रम। राइट? अगर याद है तो लिखो, मैं मना नहीं करता, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे, लेकिन गलत नहीं लिखो डियर। तो हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे डियर। गुड्स क्या होता है नोट करो डियर। जब नोट करूं तो समझना नहीं है, नोट ही करना है, फिर जब समझाऊं तो फिर नोट नहीं करना है। ओके ओके सर, लिखिए एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, every kind of movable property, yes, every kind of movable property other than money and securities, other than money and securities, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अरे भाई, जब आप जीएसटी पढ़ने जा रहे हो तो जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा, तो हमें यह तो पता हो कि भाई गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। गुड्स क्या होता है? और गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, गुड्स को हम हिंदी में माल बोलते हैं, माल, और माल हमेशा चालू होता है। ये जो माल होता है ना, माल, ये बहुत चालू होता है डियर। चालू मतलब मूवेबल। मूवेबल बोले तो सर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप उसको लेकर जा सकते हो विदाउट डिसमेंटलिंग, बिना नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, अगर आप किसी चीज को बिना नुकसान पहुंचाए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो तो वो माल है। राइट? जैसे एसी है तो एसी माल है, कहीं भी ले जाओ, दूसरी जगह लगा लो, वहां भी चलेगा, तीसरी जगह लगा लो। लेकिन कोई एसी का प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट, सेंट्रल प्लांट, वो मूवेबल नहीं है, वो इमूवेबल नेचर का है। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, आप लोग जब कॉम्प्लेक्स में जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं जा रहे होंगे, मुझे एक बात बताओ, वहां पर लिफ्ट होती है, लिफ्ट करा दे, एस्केलेटर्स होते हैं, तो ये जो लिफ्ट और एस्केलेटर्स होते हैं डियर, वेदर इट इज मूवेबल आइटम? सर ये तो जबरदस्त मूवेबल है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जबरदस्त मूवेबल है। ना 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 ना, अरे वैसे मूवेबल है वो गलत है डियर, वो इमूवेबल है, क्योंकि उनको एक बार अगर इरेक्ट कर दिया ना कहीं पर तो डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा डियर, और फिर वो ऐसे काम नहीं करेगी क्योंकि वो वहीं उसी हिसाब से बनती है डियर, तो उसका नेचर इमूवेबल है। लेकिन आपने देखा होगा डियर, जब हम आरसीसी की छत डलाते हैं, राइट, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में कई बार
कंक्रीट मिक्स से छत बनती है, तो एक मशीन आती है, वो मशीन भी लिफ्ट होती है सामान को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए, उसका नेचर मूवेबल है, क्योंकि आज आपके कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आज आपके यहां पर दिखेगी, कल दूसरे भैया के हो रहा है वहां दिखेगी। तो गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। किसको छोड़ दो? मनी और सिक्योरिटी को छोड़ दो। मनी और सिक्योरिटीज डियर कभी भी गुड्स नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात का। मनी एंड सिक्योरिटीज कभी भी गुड्स नहीं होती है, ऐसा मैं नहीं बोलता डियर, लॉ बोलता है। लॉ बोलता है डियर कि मनी और सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स। ओके सर, सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। जितना लिखाया जाए, जितना बताया जाए, बस ये याद रख लो डियर, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं। क्या 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 याद रखेंगे, इसीलिए बता रहा हूं, जो बताया जा रहा है बस वो याद कर लो। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल। दोस्तों जीएसटी के लॉ में प्रिंसिपल वर्ड कई बार आता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, नोट करो। अ पर्सन ऑन whose behalf an agent carry business। दोस्तों प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल नहीं है जो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल है, ना 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 ना। दोस्तों कई बार बिजनेस को रन करने के लिए एजेंट्स जरूरी होते हैं, एजेंट के थ्रू बिजनेस चलाना पड़ता है, और कई बार बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शन एजेंट करता है। किसके बिहाफ पर? प्रिंसिपल के बिहाफ पर। इट मे बी सेल, इट मे बी परचेज। एजेंट सेल करने के लिए भी होते हैं और एजेंट परचेज करने के लिए भी होते हैं, पर वो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर करते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसी कोई और खतरनाक बात नहीं है। चलिए थर्ड डेफिनेशन। बहुत सारे बच्चे डियर इन डेफिनेशंस को पढ़कर नहीं जाते हैं, और मैं आपको सच बता दूं डियर, ये बेसिक ABCD है जीएसटी की। जिसने डेफिनेशन अच्छे से नहीं पढ़ी उसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी डियर जीएसटी में, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। थर्ड डेफिनेशन है फैमिली, परिवार। दोस्तों फैमिली वर्ड भी जीएसटी में कई बार यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली? क्योंकि डिफरेंट लॉज में फैमिली का मतलब अलग अलग है। यहां फैमिली में क्या क्या आएगा? फैमिली मीन्स, फैमिली का मतलब क्या है, बता देता हूं फैमिली का मतलब क्या है। पहला पॉइंट, फैमिली में आती है स्पाउस, फैमिली में स्पाउस आती है, चिल्ड्रन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। सेकंड पॉइंट नोट कर लो फटाफट से। पेरेंट्स, फैमिली में पेरेंट्स आते हैं डियर, कॉमा, ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, ब्रदर, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स। लेकिन डियर ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखाया है, इसके आगे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा होली और मेनली डिपेंडेंट, होली और मेनली डिपेंडेंट। ध्यान से सुनिएगा डियर, स्पाउस तो समझते हो ना, जीवन साथी। स्पाउस को क्या बोलते हैं? जीवन साथी। जैसे हस्बैंड के लिए जीवन साथी कौन है? वाइफ। वाइफ के लिए कौन है? हस्बैंड। तो डियर स्पाउस को तो फैमिली मानना ही पड़ेगा, और बच्चों को भी मानना पड़ेगा। बच्चे, बच्चे बड़े हों छोटे हों, मेजर हो माइनर हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, बच्चे बच्चे होते हैं। डियर आज मैं इतना बड़ा हो गया हूं, लेकिन आज भी जब घर से निकलता हूं ना, तो फादर मदर पता है क्या कहते हैं? बेटा आराम से जाना, गाड़ी धीरे चलाना। मैंने कहा जी मैं बड़ा हो गया कि? चुप कर, बिल्कुल बड़ा हो गया है,
बच्चा है अभी तो हमारा। डियर, बच्चे बच्चे होते हैं। स्पाउस एंड चिल्ड्रन इज ऑलवेज योर फैमिली, है ना, चाहे वो आप पर डिपेंडेंट हो या ना हो। अरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई सीए, कोई डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या कमाने लग जाते हैं, आप पर डिपेंड नहीं है। कई बार तो उनकी शादी तक हो जाती है, शादी होने के बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं। लेकिन डियर, फिर भी एज पर लॉ जो भी आपका बच्चा है वो आपकी फैमिली में इंक्लूड होगा। लेकिन पेरेंट्स फादर मदर को या ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को या ब्रदर सिस्टर को आप फैमिली की डेफिनेशन में तब ही कवर करना जब वो आप पर होली और मेनली डिपेंडेंट हो। वो आप पर डिपेंड होने चाहिए दोस्तों। ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का डिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर वो आप पर डिपेंडेंट नहीं हैं तो आप उन्हें जीएसटी के लॉ में फैमिली में कवर नहीं करोगे। दोस्तों, ये डेफिनेशंस बड़ी काम आने वाली है। जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, अगर वहां फैमिली वर्ड आएगा तो उस दिन हम ये पूरी बातें करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं फैमिली वर्ड समझाने के लिए। तो फैमिली में स्पाउस और बच्चों को लेना है, वेदर कुछ भी हो जी, शादीशुदा हो ना हो, बच्चे बड़े हो छोटे हो, है ना। और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर को, ब्रदर सिस्टर कौन से, चचेरे ममेरे नहीं, कजिन नहीं, रियल, उनको कब लेना है, जब वो होली और मेनली आप पर डिपेंडेंट हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट नोट डियर बड़े काम के हैं, बस आप इनको लिखते जाओ और इनको घर पर एक बार देख लिया करो। 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे डियर, 1 घंटे में इतना लिखवाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बच्चे सोच रहे हैं पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, क्लास खत्म हो जाएगी फिर आराम से पढ़ेंगे। गलत अप्रोच है। जितना पढ़ाया जा रहा है डियर उसको माइंड में बुक करो, बाद में कुछ नहीं होने वाला, अब भी कर लो। 4th पॉइंट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी वर्ड बहुत बार यूज होता है डियर जीएसटी में। एक बार नोट कर लो क्या क्या आता है लोकल अथॉरिटी में, बताता हूं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, पंचायत। कई लोग पंचायत करते हैं, पंचायत। म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी। 3rd पॉइंट, म्युनिसिपल कमेटी। फटाफट फटाफट नोट कर लो डियर, म्युनिसिपल कमेटी, राइट। जिला परिषद, जिला परिषद, ओके। 4th पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, राइट। नेक्स्ट, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और 7th पॉइंट है डेवलपमेंट बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो मैंने 7 नाम लिखा है डियर, लोकल अथॉरिटी क्या होती है डियर, एक लोकल बॉडी होती है। हर एरिया में डियर एक लोकल बॉडी होती है जो वहां का लोकल लॉ बनाती है, वहां की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करती है। जैसे पंचायत होती है गांव में, सिटी में म्युनिसिपैलिटी होती है ना, म्युनिसिपल कमेटीज होती हैं, जिला परिषद भी बोलते हैं उनको, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। जैसे आर्मी एरिया है तो आर्मी एरिया का जो डेवलपमेंट है उसके लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं। जैसे मैं जयपुर में रहता हूं तो यहां जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहां जयपुर नगर निगम है, नरक निगम नहीं, नगर निगम। इट इज अ म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल बॉडी। तो ये सब डियर यहां की लोकल अथॉरिटीज हैं।
अच्छा, लोकल अथॉरिटीज को भी लॉ में बहुत सारे पावर्स होते हैं। यहां के लोकल जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम लोकल अथॉरिटी के कंधों पर होता है। इतना ही पढ़ना है डियर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम ऐसी चीजों पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते जिनका एग्जाम से बहुत कम लेना देना, पर पढ़कर जाना है भाई सब कुछ, राइट। इसलिए आप लोगों को यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है दोस्तों। देखो, बिजनेस की डेफिनेशन के आगे आप लिख लेना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगी डियर आप लोगों के। बिजनेस को डिफाइन किया है डियर जीएसटी के लॉ में। मैं बता देता हूं बिजनेस में क्या क्या आएगा। फर्स्ट पॉइंट एक बार आप फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं। ट्रेड आएगा, कॉमर्स आएगा। सर एक बात तो है, आप नोट करवाते हो ना तो मजा आता है, ऐसा लगता है कि कुछ कर रहे हैं, वरना प्रिंटेड नोट्स में तो बस ठीक है जी निकालो फटाफट फटाफट लिखते हैं ना डियर, माइंड को मैसेज जाता है, चीजें याद होती हैं और लिखने से आपकी एग्जाम प्रैक्टिस भी बनती है। बहुत सारे बच्चे तो लिखना ही भूल जाते हैं, जब लिखने जाते हैं 6 महीने बाद लिखते हैं, हर बार 6 महीने के बाद लिखते हैं। ऐसा काम नहीं करना भाई, एक बार ही लिखना है, पास करके खत्म करना है चैप्टर, क्योंकि जिंदगी अब यही नहीं है, इसके अलावा बहुत काम है, इसको ही थोड़ी लेके बैठे रहेंगे भाई। इसलिए नोट करो फटाफट से, जो अभी लिख लेगा वो एग्जाम में भी लिख लेगा, जो अभी नहीं लिखेगा वो एग्जाम में कैसे लिखेगा डियर, समझो। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल नहीं, इसको प्रोफेशन लिखो डियर, प्रोफेशन, इसको लिखो आप प्रोफेशन, है ना, यस। वोकेशन एक बार नोट कर लो, फिर सब समझाता हूं। एडवेंचर, एडवेंचर, और नेक्स्ट पॉइंट है वैघर, 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 नोट कर लो, अभी सब समझाऊंगा। बी पॉइंट में लिख लो, सॉरी बी पॉइंट बाद में लिखना, अभी लिख लो और सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, इट इज फॉर a pecuniary benefit, pecuniary benefit, अभी सब समझाता हूं। बी पॉइंट लिखो, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इंसिडेंशियल, ओहो, इंसिडेंशियल और एंसिलरी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना डियर, क्योंकि वहां 3 घंटे में भी बहुत स्पीड से लिखना पड़ेगा, पेपर बड़ा आता है। और एंसिलरी टू ए अबव, राइट। सी पॉइंट लिखो, सप्लाई, सप्लाई और एक्विजिशन, सप्लाई और एक्विजिशन, सॉरी भाई, सॉरी, सी पॉइंट लिखो, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन, राइट। डी पॉइंट लिखो, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ
गुड्स, गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स नहीं, कैपिटल असेट लिख लो यार इसको, कैपिटल असेट, कैपिटल असेट एंड सर्विसेज इन कनेक्शन, इन कनेक्शन with commencement or closure of business. Right sir, right. ई पॉइंट बड़ी है डेफिनेशन डियर, लेकिन बड़े काम की है, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी पूरे जीएसटी में। प्रोविजन बाई आ क्लब, एसोसिएशन है ना, कॉमा सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ फैसिलिटीज। दोस्तों आपके नोट्स बन रहे हैं, बस देखो ये वो नोट्स हैं जो आपको बहुत मजा दिलाने वाले हैं एग्जाम में। और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स, राइट। और एफ नंबर का पॉइंट क्या कहता है, एडमिशन, एडमिशन for a consideration of persons to any business. G, services provided by a race club by way of टोटलाइजेटर। ये जो टोटलाइजेटर है ना, इसको हाईलाइट कर लेना, टोटलाइजेटर, टोटलाइजेटर और आ लाइसेंस टू बुक मेकर, book maker in such club. And the last point, I think it is the last point, H, activity, activity undertaken by the central government, by the central government, central government, state government, SG or any local authority engaged as public authority, right, as public authority। अगर आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। और आज हमारी क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे डियर। कल की क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन बताऊंगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है लाइक कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लासेस। और लास्ट में जाते जाते डियर एक ही बात कहना चाहूंगा, जोश दिल में जगाते चलो। ये जोश जो है ना डियर, इसको दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी क्लासेस। थैंक यू सो मच।